हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत वीवीआई है दोस्तों। और इस चैप्टर से एग्जाम में 13 या 15 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है दोस्तों, जल। ऑप्शन बी कांच। ऑप्शन सी प्लास्टिक। ऑप्शन डी मिट्टी। तो हम आपको बता दें दोस्तों, लेंस बनाने के लिए मिट्टी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। ठीक है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। तो हम आपको बता दें दोस्तों, एक उत्तल लेंस की क्षमता यदि 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समअवतल है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि दोनों अवतल होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 3, 4। तो आप जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है दोस्तों, 2 नियम है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, 6 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन का भी 2 ही नियम है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, 7 क्या कह रहा है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो हम आपको बता दें, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, 8 क्या कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई आर। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बाई साइन आर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, यानी 9 की, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, 10 क्या कह रहा है दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है यू बाई वी के, कि यू इंटू वी के, कि यू प्लस वी के, कि वी बाई यू के। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन वी बाई यू के बराबर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आगे दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि आर बराबर 2 एफ बराबर आर, या एफ बराबर 2/r, या आर बराबर f/2। तो हम आपको बता दें दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो है
वो r बराबर 2f, यानी त्रिज्या की जो दुगुनी होती है वो पक्षांतर होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, 12 क्या कह रहा है दोस्तों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोनों को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीचों के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1D या 1D, 2D या 1.5D। तो हम आपको बता दें दोस्तों, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1D होगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 क्या कह रहा है दोस्तों, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति जब वस्तु स्थित होती है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही या वक्रता केंद्र से परे। तो हम आपको बता दें दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, सुन लीजिए एक बार और क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, स्थित होती है तब वो कहाँ स्थित होती है दोस्तों, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। जब वस्तु स्थित होती है तब अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, 16 क्या कहा है दोस्तों, अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अवतल दर्पण है अभिसारी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, या वास्तविक में आवर्धित। तो हम आपको बता दें दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या इन सभी दर्पणों द्वारा। तो हम आपको बता दें दोस्तों, हम आपको बता दें, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या अवतल लेंस में। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, 20 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या सब प्रकार के दर्पण से। तो हम आपको बता दें दोस्तों,
ये अवतल दर्पण से बनता है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, 22 क्या कह रहा है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या औंधा होता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। देखिए, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, वो दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। ठीक है, 24 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समतल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण की, कि अवतल दर्पण की या इनमें से सभी की। तो हम आपको बता दें दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। यानी निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, 25 क्या कह रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, अक्ष कहते हैं, या फोकसांतर, या वक्रता त्रिज्या, या वक्रता व्यास। तो हम आपको बता दें दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, 26 क्या कह रहा है दोस्तों, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त तीनों। तो हम आपको बता दें दोस्तों, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ठीक है, 27 क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो हम आपको बता दें दोस्तों, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की। ठीक है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है ना, वो दोस्तों अवतल दर्पण होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर एक भी सही, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। ठीक है, 29 क्या कह रहा है दोस्तों, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो हम आपको बता दें दोस्तों, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की। ठीक है, 30 क्या कह रहा है दोस्तों, पानी में डूबने से एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये कम होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। ठीक है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया था, 32 देखते हैं। ठीक है, 32 क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, या अनंत पर रहता है, फोकस स्थानांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है जब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की। ठीक है, 33 क्या कह रहा है दोस्तों, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी की व्युत्क्रम या फोकस दूरी की तीन गुनी। तो हम आपको बता दें दोस्तों, लेंस की क्षमता जो होती है ना,
फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे दोस्तों। 34 क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि हमें उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात कर लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की, ठीक है। 35 क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 35 कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो हम आपको बता दें दोस्तों, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को हम गोलीय लेंस कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर, सही ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 36 की, ठीक है दोस्तों। 36 क्या कह रहा है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, या बेलनाकार लेंस। तो हम आपको बता दें दोस्तों, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग कर, यानी संशोधित प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की, ठीक है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीज की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीज की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की, ठीक है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की, ठीक है। 39 क्या कह रहा है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये आपको ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर होगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितना, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों आर बराबर होता है 2f, ठीक है। तो आर बराबर 2 गुने फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की, ठीक है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 28 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये 14 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी दोस्तों, 14 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो दोस्तों ये 28 बाई 2 हो जाएगा, इससे कट कर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, यानी फोकस बराबर होता है त्रिज्या की आधी, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की, ठीक है। 41 क्या कह रहा है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण और फोकस के बीच। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की, ठीक है। 42 क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्योंकि फोकस दूरी पूछ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, इसका आधा कर देंगे 30 का, तो
तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। ठीक है, 43 क्या कह रहा है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी 0.5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर या -0.5 डायोप्टर या -5 डायोप्टर। तो हम आपको बता दें दोस्तों ये +5 डायोप्टर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की। ठीक है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी तरंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो हम आपको बता दें दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। ठीक है, 47 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हम आपको बता दें दोस्तों वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, हमसे पूछा क्या है फोकस दूरी, इसकी आधी कर दो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा या आभासी और उल्टा। तो हम आपको बता दें दोस्तों किसी बीम की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर या इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये 55 नहीं करेंगे, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाएगा दोस्तों वो कहलाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वो उत्तल दर्पण, और अंदर की ओर वक्रित हो वो अवतल दर्पण होता है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की। ठीक है, 52 क्या कह रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष। तो हम आपको बता दें दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव दर्पण कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की। ठीक है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, CPOF। तो हम आपको बता दें दोस्तों उसे सी से निरूपित किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, आप ही जानते हुएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो हम आपको बता दें दोस्तों ये मात्रक विहीन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की। ठीक है, 55 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस की, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों
ये उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, वो हमेशा धनात्मक होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 की, ठीक है। 56 क्या कह रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष या मुख्य दूरी या वक्रता त्रिज्या। तो हम आपको बता दें दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दोस्तों मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है द्वारक, वक्रता या फोकस या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की, ठीक है। 58 क्या कह रहा है दोस्तों, टर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की, ठीक है। 59 क्या कह रहा है दोस्तों, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से सभी। तो हम आपको बता दें दोस्तों, वाहनों के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। हम आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की, ठीक है। 60 क्या कह रहा है दोस्तों, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? लेंस की दर्पण की वक्रता की वक्रित। तो हम बता दें दोस्तों, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो वो लेंस कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की, ठीक है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो, तीन, एक या दो या तीन। तो हम आपको बता दें दोस्तों, लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की, ठीक है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकिस्की केंद्र, प्रकाशिकी केंद्र या द्वारक केंद्र या अक्ष केंद्र। तो हम आपको बता दें दोस्तों, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिकी केंद्र कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, एंगस्ट्रॉम, ल्यूमेन या लक्स। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक या लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की, ठीक है। 64 क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 65 की, ठीक है। 65 क्या कह रहा है दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की, ठीक है। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, प्रकाश गमन सीधी रेखा में करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की, ठीक है। 67 क्या कह रहा है दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज या प्रतीक या प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणें के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय